स्टार्ट करते हैं भाई डिफेक्ट्स। अब देखें, चूंकि भाई पहली बार जो है एक मॉडल पेश हुआ था रदरफोर्ड की जानिब से, तो जितनी जितनी इंफॉर्मेशन उस ज़माने में रदरफोर्ड ने एक एटम के हवाले से हमें प्रोवाइड करी वो काफ़ी थी। सही, बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एटम की मिली, सही, न्यूक्लियस के हवाले से। बल्कि अगर हम बोले कि भाई आज भी हम अगर न्यूक्लियस को अज्यूम करते हैं, सही, न्यूक्लियस नहीं, एटम को अगर हम अज्यूम करते हैं, तो हमारे जहन में जो स्ट्रक्चर है वो रदरफोर्ड का ही आता है। बिल्कुल उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर आता है कि भाई एक बिल्कुल सेंटर में एक स्पेस है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अराउंड जो है वो हमारे पास बहुत सारे जो है वो रिंग्स हैं, सही, बहुत सारे शेल्स हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो रदरफोर्ड ने हमें दिया है, सही। लेकिन कुछ खामियां, सही, कुछ डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर भी हमारे पास मौजूद हैं, सही, जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। 3 डिफेक्ट्स हैं, तो 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में आ सकता है, तो इस चीज को भी आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं किस चीज की भाई, स्टेबिलिटी, सही। तो सबसे पहली जो चीज, सबसे पहला जो डिफेक्ट हमारे पास सामने आता है, सही, वो स्टेबिलिटी का आता है, और दूसरा आता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब मैं दोनों को एक ही साथ समझा दूंगा, सही, ताकि जो है हमारे पास दोनों पॉइंट्स मुकम्मल हो जाएं। फिर आखिरी पॉइंट जो है वो स्पेक्ट्रम का, फिर मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है, सही। तो दोनों को समझिएगा आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आपको जो बिल्कुल सेंटर पार्ट नजर आ रहा है, अब आपको पता है कि भाई इस सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, इस सेंटर पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, सही। इसको हम क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियस कहते हैं, सही, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, सही। और आपको इसके अराउंड जो है कुछ शेल्स नजर आ रहे हैं, कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा होता है भाई, रिवॉल्व कर रहा होता है, सही। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं भाई किस चीज को भाई, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर किस तरीके से मूव करता है, यानी कि किस तरीके से मोशन परफॉर्म करता है, सही। अगर हम इसको समझते हैं, सही, तो हमें यह पता चलता है कि भाई जो रदरफोर्ड है उसके मुताबिक उसने ये कहा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, सही, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जैसे जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार, लगातार ये अपनी एनर्जी को लूज करते रहते हैं, सही। लगातार अपनी एनर्जी को क्या करते रहते हैं बेटा, लूज करते रहते हैं, सही। जैसे कि हमारी गाड़ी है, हम उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, अब जैसे हम गाड़ी चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो गाड़ी जो है, सही, वो उसके अंदर जो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल मौजूद है वो उसको क्या करती रहेगी, लूज करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके अंदर से मुकम्मल एनर्जी यानी कि पेट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो रदरफोर्ड है उसकी अजम्पशन ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअसली इन सर्कुलर ऑर्बिट्स पे क्या करता रहता है बेटा, रिवॉल्व करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और अपनी एनर्जी को लूज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जैसे जैसे ये एनर्जी को लूज करता रहता है और जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ये जाके गिर जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर गिर के खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये इसकी अजम्पशन थी, किसकी, रदरफोर्ड की, सही, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है और कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को लूज करता रहता है, और एनर्जी को लूज करते 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 जब इसकी एनर्जी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाती है, तो ये जाके गिर जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने दिया था, ये था बिल्कुल गलत, सही, कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, सही, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज नहीं करता, जिसको हमें आगे चल के बताया नील बोहर ने, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसमें डिफेक्ट क्या था, इसमें डिफेक्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली लूज नहीं करता, अच्छा, लूज भी नहीं करता, और ऐसा भी नहीं होता कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए तो वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा।
क्योंकि जो एटम का सारा दारोमदार है, सही है, वो किस पे टिका हुआ है भाई? न्यूक्लियस के ऊपर टिका हुआ है, सही है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, न्यूक्लियस में अगर आपने किसी किस्म की छेड़छाड़ कर दी, सही है, तो पूरे का पूरा एटम जो है वो फिर स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल हो जाता है, सही है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जाके अगर गिर जाता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, तो ये एटम की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? बिगाड़ देगा, ठीक है भाई। तो यहां पे एक तो जो मोशन के हवाले से जो डिफेक्ट है, जो कि गलत बात क्या नाम है रदरफोर्ड ने क्या नाम है हमें अपने इस मॉडल के अंदर बताई, वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, सो इट शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली, सही है। और फिर जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता, सही है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता, सही, तो न्यूक्लियस को वो क्या कर देता? अनस्टेबल कर देता। और अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा भाई? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक तो स्टेबिलिटी का भी हमें समझ में आ गया कि भाई स्टेबिलिटी का पॉइंट क्या है, और दूसरा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें समझ में आ गया कि भाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से जो रदरफोर्ड का मिस कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सही है। तो एक तो ये दोनों बातें आपके क्लियर हो गई। एनी प्रॉब्लम इसके अंदर है भाई? कोई मसला इसके अंदर, परेशानी है भाई? स्टेबिलिटी का पॉइंट और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके? हो गया मास्तारिक, सुनैना फरीद। अच्छा, और भी बच्चे आए भाई, और बच्चे कहाँ गए भाई? ये अबीहा, मनाल, आयजा, तंजील और अलिशबा, आशिर, फातिमा इरशाद, सही नाम लेके बुलाना पड़ेगा मुझे, है। फातिमा इरशाद आ गई, ठीक है। आयजा, तंजील भी आ गई, उमर भी आ गए, ठीक है। हाँ भाई, तो ये वाले दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो एक मिसकॉन्सेप्ट जो है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से था, जो कि उसने मुकम्मल तौर पे बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिरेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर गया तो फिर उमर ने पूछा भाई स्टेबिलिटी, तो भाई अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिर गया तो वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देगा। अनस्टेबल अगर कर देता है, सही, तो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास पूरा का पूरा एटम है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। एटम की स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो सकती है अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं, सही। तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, सही, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ओके भाई उमर। अच्छा भाई, लास्ट जल्दी से कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो जाए, सही। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? है भाई? एनीवन? लाइट, सही है, ठीक है, हाँ सही है, करीब करीब है। लाइट, मास तारिक ने बताया भाई लाइट। और एनीवन? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। हाँ भाई, चले मैं बताता हूं आपको, सही। स्पेक्ट्रम जो मास तारिक ने बताया ना, ये बहुत ही करीब करीब है, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम, सही है, स्पेक्ट्रम का मतलब जो है हमारे पास, नहीं वेव ऑफ लाइट भी नहीं है भाई, सही है। स्पेक्ट्रम का मतलब जो है ये है हमारे पास बैंड ऑफ कलर्स, सही है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है भाई? बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब स्पेक्ट्रम हमारे पास ना दो तरीकों के होते हैं, मैंने आप दोनों की पिक्चर आपके साथ शेयर करिए, सही है। ये आपको पहला जो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है ये कहलाता है हमारे पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, सही, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये जो आपको स्पेक्ट्रम जो कि एक लाइन फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है, सही, जो कलर्स आपको लाइन फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम जो है वो बनता किससे? स्पेक्ट्रम बनता लाइट से, ठीक है, स्पेक्ट्रम बनता लाइट से। इसलिए मैंने जब आपने माज ने लाइट बताया ना, मैंने बोला करीब करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो क्या नाम है रदरफोर्ड था, उसने ये कहा था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये कंटिन्यूअसली जो है वो एनर्जी को लूज करता रहता है। अब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये जो क्या नाम है एनर्जी को लूज करता है,
ये लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट यानी कि इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम्स। सही, तो यहां पे हमें कुछ जो है वो बैंड्स ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। सही है, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज करता रहेगा, कंटिन्यूसली फॉरन 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 लूज करता रहेगा विदाउट एनी गैप, सही, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा ये फॉर्म होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर आपको बीच में किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगी। सही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन जो है एनर्जी को कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, क्या नाम है, लूज करता रहेगा, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा जिसमें हमें बीच में किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी का जो गेन है या फिर एनर्जी का जो लॉस है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, इसके दरमियान कुछ गैप्स आते हैं। सही, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज नहीं करता या फिर कंटिन्यूअसली एनर्जी को गेन नहीं करता, इसके दरमियान गैप्स आते हैं, यानी कि एनर्जी को लूज करना और एनर्जी को गेन करना, इसके अंदर कुछ वक्त का फर्क आता है, जिसकी वजह से यहां पे बनने वाले जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं ये होते हैं हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। इस चीज को हमें बताया था किसने, नील बोहर ने, जो कि अगेन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर जो है वो हमने सारी चीजें जो है वो नील बोहर के अंदर जो है वो पढ़नी होंगी। ठीक है, तो वापस से इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं कि भाई यहां पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो गलती थी, से डिफेक्ट था रदरफोर्ड का, वो ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूरिंग इट्स मोशन कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज करता है। अब वो अगर एनर्जी को लूज कर रहा है तो वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर लूज करेगा ना, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा और लाइट के क्या बनाएगा, बैंड्स ऑफ कलर्स बनाएगा, यानी कि स्पेक्ट्रम बनाएगा। सही, जैसे कि रेनबो होता है ना, आपको बारिशों के दिनों में नजर आता है आसमान पे। सही, तो बैंड्स ऑफ कलर की सूरत में यानी कि लाइट की सूरत में एनर्जी को लूज करेगा। अब चूंकि रदरफोर्ड का मानना यह था कि वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली लूज कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम बनने चाहिए कंटिन्यूअस, जिसके अंदर बीच में डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन द रियल फिनोमिना जो हमारे पास, अगर हम रियल फिनोमिना की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। सही, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज नहीं करता, बल्कि इसमें कुछ क्या होते हैं, वक्फे होते हैं। सही, जिसकी वजह से यहां पे लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, ना कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म हो। सही, तो ये वाली बात आपके क्लियर हो गई भाई, कोई मसला इसके अंदर स्पेक्ट्रम में, जल्दी से बता दें, है भाई, जल्दी से, शाबाश शाबाश। ओके, ये सुनाया भाई, ये क्या होता है, नीलो लिख दिया ये तो आपने, नो लिख, सही है। तो भाई ठीक है, मास तारिक को समझ में आ गया है, सुनैना को समझ में आ गया है, और मोहम्मद मास को भी समझ में आ गया है। अच्छा, दो मास हैं, मैं आपको बता दूं, पूरी क्लास में दो मास हैं, एक मास तारिक है और एक मोहम्मद मास है। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चैट पे चल रही होती है ना, बीच में जो मेरा लेक्चर चल रहा है वो सब छोड़ के मैं एक क्लियर करूंगा कि दो मास हैं, एक मास तारिक है और एक मोहम्मद मास है। ठीक है भाई, सबको याद हो गया ये, ठीक है, रदरफोर्ड छोड़ दें, हम मास तारिक देख लें भाई, सही है। अच्छा भाई, कोई मसला है इसके अंदर, है भाई, डिफेक्ट्स तीनों क्लियर है आपके, एनी प्रॉब्लम, सही है, एनी प्रॉब्लम, ओके भाई, ओके भाई, सही, सेट हो गया, मजा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफेक्ट्स के साथ रदरफोर्ड का जो पूरा टॉपिक है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। सही, तो अब यहाँ पे आपने जो है, सही है, क्या नाम है, एक दफ़ा चीज़ों को आप यहाँ पे देख लें, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे अब जो शुरू करेंगे, सही है, वो शुरू करेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, तो ये मैंने अभी टॉपिक लगा दिया है अपना, सही है, और ठीक है, तो अभी मैं टॉपिक शुरू करूंगा, सही, 1-2 मिनट का मैं जो है वो गैप लूंगा। ठीक है, तब तक आप जो पीछे की चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं उसको जल्दी से रिकॉल करें, फिर मैं आपसे पहले रदरफोर्ड के जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसका सवाल पूछ के फिर मैं आपसे जो है वो नील बोहर जो है वो आपका स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा। भाई बच्चे चले तो नहीं गए हैं भाई, बच्चे हैं ना सारे, सो गए, ओके बेटा, ब्रेक लिया था मैंने थोड़ा सा, सही है, एक काम था तो वो मैं जो है वो कर रहा था। ठीक है,
तो मैंने बोला बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, सही है, एक पूरा लंबा सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे हमारे पास क्या था कि भाई रदरफोर्ड तो हो गया मुकम्मल, सही है, उनकी सारी चीजें हमने पढ़ ली और उनके डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए। अब जब एक चीज की हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो फिर जो नेक्स्ट बंदा होता है ना, वो उसी के डिफेक्ट्स के ऊपर वर्किंग करता है और बताता है कि भाई यार पहले वाली की गलतियां ये थी, अब देखो इसमें ये गलतियां, तो मैं आपको इसको सही करने की जो है वो चीजें बताता हूँ कि भाई किस तरीके से इसको सही करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास रदरफोर्ड के बाद जो एटॉमिक मॉडल पेश किया गया है, वो पेश किया गया है नील बोहर ने, सही, इन 1913, सही है। नील बोहर एक डेनिश फिजिस्ट है, सही, जिन्होंने क्या नाम है एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया। अब इसमें जो मेन चीज थी इनके एटॉमिक मॉडल के अंदर, सही, वो ये थी कि भाई नंबर 1, रिमूव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला तो बात यही होगी, क्योंकि जब उन्होंने उसके अंदर मौजूद डिफेक्ट्स को बता दिया, तो भाई अब जब पता चल गया भाई एक चीज गलत है, ठीक है, तो फिर हम उसको जो है वो फिर फॉलो अप नहीं रखते, सही। तो हमें ये पता चल गया कि भाई इसके अंदर डिफेक्ट्स मौजूद हैं, सही है, तो उसको फिर खत्म किया, यानी कि रिमूव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, और एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, सही, यानी कि जो इनकी मेजरली वर्किंग थी, सही, वो वर्किंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एनर्जी को गेन करता है और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एनर्जी को लूज करता है, सही, तो इसके ऊपर इनकी जो है वो वर्किंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने कुछ हद तक डिफेक्ट के अंदर भी समझ लिया, उस चीज को जो है यहाँ पे नील बोहर ने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास भाई डेनिश फिजिस्ट है, डेनिश फिजिस्ट है लिखा हुआ है यहाँ पे है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, क्या नाम है, अब जो है हम मूव करते हैं किस तरफ भाई, ओके, अब हम मूव करते हैं इनके पोस्टुलेट्स की तरफ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखें भाई इनके पोस्टुलेट तकरीबन 11 या 12 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो कोशिश ये है, क्योंकि अब टाइम है शॉर्ट, ठीक है, तो इसमें कोशिश ये है कि हम इनके तकरीबन 5 पोस्टुलेट जो है वो आज हम कवर अप कर लेते हैं, सही, फिर इसके जो रिमेनिंग पोस्टुलेट है फिर वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। तो 5 पोस्टुलेट आज हम कर लेते हैं, फिर इसके जितने भी रिमेनिंग पोस्टुलेट्स होंगे वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करके और फिर नया जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल होगा वो हम शुरू कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्टुलेट, सही, पहला पोस्टुलेट हमारे पास जो कि, अच्छा, इसके जो इनिशियल पोस्टुलेट्स हैं, सही, ये काफी हद तक रिजेंबल हैं, सही, किससे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट हमारे पास क्या लिखा है, सही, द एटम हैज फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब अगर मैं इस चीज को पढ़ता हूं तो मुझे तो याद आ जाते हैं रदरफोर्ड, सही है, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी तो यही बात कही थी कि भाई हमारे पास जो न्यूक्लियस है, सही है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही है, और जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, सही। तो यहां पे इस पोस्टुलेट के अंदर यही दो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि भाई यहां पे हमारे पास जो एटम है इसके पास कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जिसपे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सही। और इसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो कि रदरफोर्ड ने भी हमें बताई थी, वही दो चीजें हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट में शामिल हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल के, ठीक है बेटा। तो इसमें तो आई थिंक कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वही चीज है जो कि अभी हमने पीछे पढ़ी थी, सही। इसके दूसरे पोस्टुलेट पे आते हैं। दूसरा पोस्टुलेट, these orbits possess certain amount of energy which are called shell, say, and named as KLMN shell, सही। अब यहां पे हमारे पास क्या होता है कि भाई हर शेल का, यानी कि आपको यहां पे जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं इसमें हर शेल का कोई ना कोई एक एनर्जी लेवल होता है, यानी कि उसकी एक मखसूस एनर्जी होती है और उतनी ही एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर आ सकता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं
कि ये हमारे पास है इसका पहला शेल, सही है, ये इसका क्या है भाई, पहला शेल है, सही है। अब जो हमारे पास यहाँ पे शेल को डिजिग्नेट करने के लिए जो लेटर्स हम यूज करते हैं, सही, ये लेटर्स हम यूज करते हैं के एल एम एन, ये लेटर्स हम यूज करते हैं शेल्स को डिजिग्नेट करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास पहला शेल है तो उसको हम के शेल बोलते हैं, दूसरे शेल को एल शेल बोलते हैं, तीसरे को एम शेल बोलते हैं, चौथे को एन शेल बोलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो शेल को डिजिग्नेट करते हैं वो के एल एम एन ओ पी क्यू, इससे हम इसको जो है वो डिजिग्नेट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले शेल की, तो पहला शेल हमारे पास होता है के शेल, पहला शेल हमारे पास क्या होता है, के शेल। अब ये जो के शेल है इसकी कोई ना कोई एक खास एनर्जी होगी। अब जैसे भाई वैसे तो जूल्स में नहीं होती, एकदम समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सही। फॉर सपोज कि भाई जो के शेल है इसकी एनर्जी है हमारे पास 10 जूल, फॉर सपोज ऐसे सपोज कर लेते हैं, सही। तो इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है भाई, 10 जूल है। तो भाई इस शेल के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी भी 10 जूल होनी चाहिए, सही है। तो जो शेल की एनर्जी होती है वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की भी होती है जो कि उस शेल के अंदर मौजूद है। तो अगर पहले शेल की एनर्जी 10 जूल है तो उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी कितनी होनी चाहिए, 10 जूल ही होनी चाहिए। अगर होगी तो तभी वो उस शेल में रहेगा, अदरवाइज वो उस शेल में नहीं रहेगा, पहली बात। अब अगर इसी तरीके से अगर हम दूसरे शेल में जाते हैं तो दूसरे शेल को हम डिजिग्नेट करते हैं एल से, क्योंकि मतलब के बाद क्या आता है, एल ही आता है ना, तो के एल। अब एल की एनर्जी को हम सपोज कर लेते हैं कि भाई वो है हमारे पास 20 जूल, क्या है बेटा, 20 जूल। तो भाई इसके अंदर यानी कि सेकंड शेल में वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसकी एनर्जी 20 जूल होगी, सही। अगर 20 जूल नहीं है तो वो इस शेल में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास शेल्स हैं इन सब की अपनी एक एनर्जी होती है और उसी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर रह सकता है। अगर उसकी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेल की एनर्जी से मैच नहीं होती तो फिर वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में नहीं रह सकता। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे कोई मसला इसके अंदर, कोई परेशानी है भाई? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। है भाई, दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपके? है भाई? ओके भाई मास्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, सही है। तो अब जैसे फॉर सपोज हमारे पास के शेल है, इसकी एनर्जी है 10 जूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद है, सही है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 10 जूल होगी। अगर कहीं से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से 10 जूल की एनर्जी और गेन कर लेता है, सही है, 10 जूल तो पहले से ही है, और मजीद 10 जूल गेन कर लेता है, तो फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 20 जूल हो जाएगी, सही है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है फिर वो 10 जूल वाले में नहीं रहेगा, फिर वो कहां चले जाएगा, जम करके 20 जूल वाले में चले जाएगा, ये है, सही है। तो इस पॉस्टुलेट का मकसद ये है कि भाई हमारे पास जो शेल्स होते हैं ना, इनकी एक अपनी एनर्जी लेवल्स होते हैं, सही, और उतनी ही एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में रह सकता है, सही। अगर उसकी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर वो उस शेल को छोड़ के उससे ऊपर वाले शेल के अंदर क्या कर लेता है, जंप कर लेता है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे कोई मसला इसके अंदर, एनी प्रॉब्लम? अच्छा सर, सर शेल बढ़ाएं है तो पावर भी बढ़ेगी, हाँ ना। तो यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो जो इलेक्ट्रॉन जो कि के शेल में था तो उसकी एनर्जी क्या थी, 10 जूल थी। अब उसने 10 जूल और बढ़ा ली तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 20 जूल। तो अब वो 10 जूल वाले शेल में नहीं रह सकता, तो वो कहां चले जाएगा, वो 20 जूल वाले में चले जाएगा, सही है ना। तो वो ट्रांजिशन परफॉर्म करके यानी कि जंप करके वो कहां चले जाएगा, के से एल शेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी जो है वो के शेल वाली नहीं है बल्कि एल शेल वाली है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें पता ही चलता है कि हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है और शेल की रिप्रेजेंटेशन भी इस पॉस्टुलेट से हमें पता चलती है कि शेल जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू, इन लेटर्स के जरिए हम शेल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है आपके?
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 पोस्टुलेट्स मुकम्मल हो गए हैं और क्लास का टाइम भी मुकम्मल हो गया है। तो इस वजह से मैं अब आगे के पोस्टुलेट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में लेट हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो अब इसके बकिया पोस्टुलेट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में आपको जितना मैंने पढ़ाया उसको लाजमी तौर पे रिवाइज करिएगा। टास्क भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज के हमारे पास जो टास्क हैं ये सारे पोस्टुलेट इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्लास के अंदर हैं, रिवॉल्व करें क्या नाम है डिस्कस करेंगे उसके अंदर। ओके, तो टास्क जल्दी से देख लेते हैं। तो टास्क में भाई हमारे पास है सबसे पहले तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, सही है, उसको आपने अब कंप्लीटली याद करना है भाई। सही, कंप्लीट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने याद करना है, उसके तमाम चीज़ों को समझना है, ठीक है। और अभी बोहर के सिर्फ मैंने दो जो है वो आपको पोस्टुलेट पढ़ाए हैं, तो उसी चीज़ को आप वापस से रिवाइज करिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले। सही, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तो उसमें रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो MCQs हैं उसकी लाजमी आप प्रैक्टिस करें, सही है। और तरीका मैंने शुरू क्लासेस के अंदर भी आपको बताया था कि भाई एक तो बुक है उसमें से आप करें, दूसरा एक के नाम है बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उसमें से आप करें, लेकिन एक बहुत आसान सी चीज़ मैंने आपको दी थी भाई, शायदों की जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर तो बहुत ज़बरदस्त सा हमने जो है ना एक डिज़ाइन किया हुआ है MCQs के लिए। तो वो MCQs आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे, सही है। आपके जो भी MCQs सही होंगे वो भी आपको आखिर में पता चल जाएगा, जो गलत होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, और उसके सॉल्यूशन की एक शॉर्ट वीडियो भी आपको उसके साथ मिल जाएगी, ताकि आपको फिर मेरा जो है पूरा हफ्ते इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसी वक्त आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक ये काम भी आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा काम है ये, ठीक है ना। अच्छा, नोट्स के हवाले से बच्चे पूछ रहे हैं भाई, नोट्स के हवाले से भाई हमारी एडमिन जो है ना वो लगी हुई है, सही। इंशाल्लाह आपको आपके जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपकी बात जो है वो आगे पहुंचा भी देता हूँ, सही। तो इंशाल्लाह बस हमारी जो टीम है वो लगी भी है, और नोट्स का जो मसला है वो भी इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में मुकम्मल हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास के अंदर आपको चीज़ें समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है भाई? जितने भी बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, ओके, ठीक है, सही है। तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।